जाएगा। बस ये लास्ट है सेशन, इसके बाद हम इसे एंड करेंगे क्योंकि 5 तक आपकी हो पाएगा सेशन, तो ये बस लास्ट ही है हमारे पास फिलहाल। तो हम इसको फोर्सेस पे ही आज एंड कर पाएंगे, और अगर कुछ क्वेश्चन मास डेंसिटी के हो गए, क्योंकि वो इजी मास डेंसिटी इतना है कि आप एक बार फॉर्मूला देखकर भी खुद से सॉल्व करोगे वो हो जाएगा आपसे। वो इतना टिपिकल नहीं होता, फोर्सेस में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है। एनर्जी और प्रेशर ये कुछ टॉपिक्स है जो हम साथ भी कर लें तो इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, वरना मास डेंसिटी वगैरह आप खुद भी कर लोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, बस ये लास्ट टाइम इसको खत्म करेंगे यहाँ पर ही इसी सेशन में बस। अच्छा, इसमें बस फोर्सेस के नाम मेंशन करने हैं। एक आंसर अभी बताया था बी मेरे ख्याल से, तो खैर यहाँ पे हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। आर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वेट को। ठीक है, सिंपल, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, अब आर हमारे पास दो जगह पर है, बी और डी में, इसका मतलब है ए और सी में से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो बी होगा या तो आपके पास डी होगा। अब एयर रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी और थ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होगी। एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन ऑपोजिट है क्योंकि इसने क्यू डायरेक्शन में जाना है, तो एयर रेजिस्टेंस आपके पास एस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। ठीक है, ये एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन होगी आपके पास मोशन की। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास सिंपल सा आंसर जो है वो एस आपके पास एयर रेजिस्टेंस हो गई। और फाइनल अब रह गया थ्रस्ट की डायरेक्शन। अब थ्रस्ट की डायरेक्शन या तो पी है या तो क्यू है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी थ्रस्ट की। अच्छा देखो, इसमें आपने ना फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना था। अब फोर्सेस को आपने आइडेंटिफाई इस तरह से करना है कि सबसे पहले हमने फोर्स को चेक किया। सबसे पहले फोर्स को हमने चेक किया वेट, क्योंकि सबसे सिंपल है, वेट हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वेट हमारा जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, वेट हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और उसके अलावा जो आपकी एयर रेजिस्टेंस थी, ठीक है, हमने वेट को टिक कर लिया। एयर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एयर रेजिस्टेंस हमारे पास ऑपोजिट होगी। ठीक है, एस डायरेक्शन में। तो एस डायरेक्शन आपके पास होगी एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि इस रॉकेट ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो एयर रेजिस्टेंस आपके पास होगी बिल्कुल इसके ऑपोजिट। ठीक है, और तीसरी चीज ये कि आपने बताना है थ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, थ्रस्ट यानी आपके पास जब रॉकेट फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, तो जो भी उसकी आपके पास ऑपोजिट फोर्स होगी जो एयर रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट कर रही है, वो थ्रस्ट की डायरेक्शन होगी हमारे पास। क्योंकि वो एयर को आपके पास वहां पे ड्रैग करते हुए मूव करेगा, तो थ्रस्ट की डायरेक्शन आपके पास क्यू की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है QSR, डी ऑप्शन आपके पास राइट होगा। ठीक है, सर हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स होती है वो मोशन से हमेशा ऑपोजिट होती है। ये वो हमेशा ऑपोजिट होगी क्योंकि एयर वैसे हमारे पास सराउंडिंग में होती है, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे अपने एटमॉस्फेयर में, तो आपको पता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली, थर्ड लॉ, आपके पास रिएक्शन फोर्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये बस सिचुएशन थी इसमें। और बाकी हम देखते हैं इसमें सिचुएशन, बाकी क्वेश्चंस कौन से हैं। अब इसमें मास है, फोर्स है, एक्सेलरेशन, ये भी F = ma से हो जाएगा, ट्राई करना। 35 देखो आप। डी, एक आंसर आया डी। ठीक है, सर डी। डी।
ठीक है, आपके पास डी आंसर बताया। और अब इसमें चेक कर लेते कि फाइंड क्या करना था। अच्छा, इसमें ये कि प्रोपेलर जो है वो आपके पास वाटर को बैकवर्ड पुश कर रहा है, यानी वो स्पैन की बात कर रहे हैं, और वो बैकवर्ड पुश कर रहा है उसे 2000 फोर्स से, न्यूटन फोर्स से। और 2000 न्यूटन की फोर्स से जब वो उसे बैकवर्ड पुश कर रहा है, और बोट मूव्स थ्रू द वाटर अगेंस्ट अ टोटल रेजिस्टिव, अब ये वाटर की रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब जो फ्रंट से वाटर बोट को आगे स्ट्राइक कर रहा है, ये वो फोर्स है 1800। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड अप्लाई हो रही है। अब उन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द प्रोपेलर ड्यू टू वाटर। उनका मेन कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि प्रोपेलर पे कितनी फोर्स अप्लाई होगी ड्यू टू वाटर। आपने वाटर पे कितनी फोर्स अप्लाई की, 2000, और प्रोपेलर पे कितनी फोर्स अप्लाई होगी, वो भी सेम 2000 अप्लाई होगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स है। क्योंकि आपने वाटर पे जो फोर्स अप्लाई की प्रोपेलर से, फैन से, वो 2000 थी, तो वाटर भी आपको इतनी ही फोर्स देगा फॉरवर्ड मूव करने के लिए। ठीक है, और 1800 सामने से अप्लाई हो रही है, तो 1800 सामने से अप्लाई होने का मतलब ये कि वो हम माइनस करके रिजल्टेंट निकालेंगे। लेकिन उन्होंने हमसे रिजल्टेंट नहीं पूछा, उन्होंने बस ये पूछा कि प्रोपेलर पे कितनी फोर्स अप्लाई होगी। आप वाटर को, जिस तरह बोट में होता है कि आप वाटर को बैकवर्ड पुश करते हो स्विमिंग में भी, तो वाटर आपको फॉरवर्ड पुश करता है। तो इसी तरह से आपके पास जो आंसर होगा वो सी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डी में आपने कंबाइन कर दिया, उन्होंने रिजल्टेंट नहीं पूछी थी। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, एक बार चीजें मतलब ना नोट कर लिया करो कि हाँ, सिर्फ प्रोपेलर की फोर्स पूछा उन्होंने, वो ऐसे ही करते हैं सारी चीजें देके, सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज पूछ लेते हैं लास्ट में, और फिर उसमें आपको ये होता है कि हम पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला भी खैर स्पीड से रिलेटेड है, अब इसे भी कर लो आप। ये यहाँ पर इंजन लिखा हुआ था। अब इंजन एक पुल को, ट्रक को पुल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे एक लेवल ट्रैक पे, और लिंक बिटवीन ट्रक एंड द इंजन ब्रेक। ठीक है, अब जो इनका बीच में कांटेक्ट था ये वाला ब्रेक हो गया, और द ड्राइविंग फोर्स ऑन द इंजन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इंजन अपनी स्पीड से नॉर्मल चल रहा है। व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द ट्रक एंड ऑन द इंजन। सर बी। ट्रक स्लो डाउन और इंजन स्पीड अप। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ट्रक का कांटेक्ट खत्म हो गया, अब वो ट्रक को पुल कर नहीं पा रहा है, तो ट्रक आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएगा, और इंजन जो है वो आपका स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि उसका एक लोड कम हो गया पीछे से, जो वो लोड को एक साथ लेकर चल रहा था, अब वो लोड उसे और नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो अब इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बी बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया। अच्छा, 37 भी देख लो, क्योंकि ये फ्रिक्शन और ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। कल हमारे पास इसके दो ही क्वेश्चन आ पाए थे, तो और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। A car travels along a road. The driver stops the car by pushing his foot down on the brake pedal. What does not change if he pushes harder on the brake pedal? उसने पुश किया ब्रेक पैडल को, अगर वो और ज्यादा फोर्स से पुश करेगा तो क्या चीज आपके पास जो है वो चेंज नहीं होगी। थिंकिंग डिस्टेंस, थिंकिंग डिस्टेंस। अच्छा, ब्रेकिंग डिस्टेंस हो सकता है वैसे। ब्रेकिंग डिस्टेंस हो सकता है, थिंकिंग डिस्टेंस हो सकता है, और सर थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस। अच्छा, ब्रेकिंग डिस्टेंस आपके पास बेसिकली क्या होता है, ब्रेकिंग। सर जब ब्रेकिंग फोर्स पड़ेगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बढ़ेगा ना, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अब आपके पास देखो, थिंकिंग डिस्टेंस ये होता है जो रिएक्शन टाइम है हमारा। ठीक है, जब आप रिएक्शन टाइम दोगे तो वो आपका बेसिकली थिंकिंग डिस्टेंस होगा। और जहां तक ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात है, ये आपका ये वाला हमारे पास बेसिकली बिफोर रिएक्शन है, मतलब अभी हमने पुश नहीं किया पैडल को, और जब आप रिएक्ट करोगे तो उस वक्त का जो भी फोर्स होगी हमारी, वो आपकी होगी ब्रेकिंग फोर्स। और स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है बेसिकली, अच्छा अब इसमें देखो, आपके पास उन्होंने वर्डिंग्स भी डिफरेंट लिखी है।
यहाँ पर उन्होंने लिखा है ब्रेकिंग फोर्स और बाकी जगह पर लिखा है उन्होंने डिस्टेंस, ठीक है। तो इस चीज को भी एक चीज आप क्लियर कर लेना। अब ब्रेकिंग फोर्स का मतलब ये है कि ब्रेकिंग फोर्स तो आपकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है द ड्राइवर स्टॉप्स द कार बाय पुशिंग हिज फुट डाउन ऑन द ब्रेक पैडल इफ ही पुशेस हार्डर ऑन द ब्रेक पैडल। तो इसका मतलब है ब्रेकिंग फोर्स तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नहीं रह सकती, और बाकी जो कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, थिंकिंग डिस्टेंस में से अब इसमें से आपने चूज करना है, क्योंकि बी तो पॉसिबल नहीं है। सर थिंकिंग डिस्टेंस ही होगा ना, बिकॉज ये तो रिएक्शन होने से पहले ही हो गया अभी। ठीक है, तो अब देखो आप थिंकिंग डिस्टेंस की अगर आप बात करो, तो थिंकिंग डिस्टेंस में ये होगा कि अगर आपने उसे हार्ड पुश करने का सोचा है तो आपका थिंकिंग डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। देखो जब आप ब्रेक को अगर हार्ड पुश करते हो तो वो क्यों होता है, या तो आपको बहुत देर से याद आता है कि आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, ठीक है। क्योंकि आप अचानक जब ब्रेक लगाते हो तो नॉर्मली तब ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा पुश करते हो ब्रेक पैडल को, ऐसा है या नहीं। जब हम बिल्कुल अचानक फोर्स अप्लाई करते हैं, अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं, या होता है ऐसे कि रोड पे अचानक कोई मतलब भागते हुए रोड क्रॉस कर रहा हो और आप उससे देखने के बाद फौरन जो है वो रिएक्ट करो, तो उस टाइम पर आपकी जो है वो अप्लाइड फोर्स होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब है आपका थिंकिंग डिस्टेंस भी चेंज होगा और आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो भी चेंज हो जाएगा। आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस का बेसिकली पता है यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज किया उन्होंने इस क्वेश्चन में। स्टॉपिंग डिस्टेंस आपके पास दोनों का सम होता है, यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस थिंकिंग डिस्टेंस, ये इन दोनों का सम होता है, ठीक है। तो उनका यहाँ पर जो आपके पास आंसर देने का रेफरेंस है, आप इसको मार्किंग स्कीम में भी देखना। तो जो सी होगा आपके पास, सी राइट आंसर है, क्योंकि देखो बी तो हो ही नहीं सकता, बी पे तो लिखा है फोर्स, तो फोर्स तो चेंज हो रही है, बी तो किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है, बी को कैंसिल कर दिया। अब आपके पास थिंकिंग डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसलिए था क्योंकि हम अपने हिसाब से जो है वो रिएक्ट जब कर रहे हैं तो रिएक्शन में तो हमारा चेंज हो गया, लेकिन उससे पहले की जो हमारी जो डिस्टेंस होता है वो थिंकिंग होता है। लेकिन जब हम रिएक्ट इतना लेट करेंगे तो तभी हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है हमारे थिंकिंग डिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है। हमने बहुत देर से सोचा कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और थिंकिंग डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने देर से सोचा और उसके बाद फिर ब्रेक अप्लाई की बहुत ज्यादा फोर्स के साथ। तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना वो आपके पास सेम रहता है, क्योंकि वो दोनों का सम है। तो उन्होंने इस सेंस में इसकी जो मार्किंग स्कीम में आप आंसर देखोगे आपको सी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों का सम होता है, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी वैसे इजी है, इसमें सिर्फ फोर्सेस के नाम आपने मार्क करने हैं और फोर्सेस के नाम आपको दिए और ये बताने कि आपके पास कौन सी फोर्स किससे ग्रेटर है। अच्छा क्वेश्चन में इन्होंने ये लिखा है एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट कांस्टेंट स्पीड इज गेनिंग स्पीड, कांस्टेंट हाइट है सॉरी, और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो स्पीड होने का मतलब ये है कि आपके पास जो फोर्सेस होगी इसमें से उन्हें मार्क करना है कि कौन सी फोर्स ग्रेटर होगी। अच्छा देखो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है गेनिंग स्पीड, यानी स्पीड हमारी चेंज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब ये कि हमारी पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट हाइट लिखा है उन्होंने, मतलब एक हाइट पे रहते हुए हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये सारी फोर्सेस हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने बताना है कौन सी फोर्स ग्रेटर होगी। अब देखो सर सी। सी। अच्छा देखो इसमें आपके पास हाइट सेम थी, हाइट सेम का मतलब है एल और डब्ल्यू ये दोनों तो बैलेंस होंगे, ठीक है। तो या तो सी होगा या तो ए होगा, बी और डी को कैंसिल करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सर उसने कहा एक्सलेटरिंग करा तो थ्रस्ट बढ़ेगा ना। अच्छा एक्सेलरेट अब कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेट करने का मतलब है कि आपके पास थ्रस्ट ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो सी राइट होगा, ठीक है। तो सी आपका राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल इजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये बहुत सारे एयर से कंपाइल क्वेश्चन है तो इसलिए आपको एक जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा 39 भी इजी है आपके पास, सी कैसे। अच्छा देखो सी इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने कहा था सेम हाइट है,
सेम हाइट का मतलब ये कि ना तो प्लेन ऊपर जा रहा है ना तो प्लेन नीचे जा रहा है। इसका मतलब है जो आपके पास ये कैपिटल एल वाली जो फोर्स इन्होंने लिखा है, जिसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है लिफ्ट ड्यू टू विंग्स, यानी लिफ्ट वाली फोर्स आपके पास बैलेंस कर रही है वेट को। तो ये दोनों इक्वल ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। और कैंसिल आउट करने का मतलब ये है कि आपके पास जब स्पीड इंक्रीज कर रही है यहाँ पर गेनिंग स्पीड, तो गेनिंग स्पीड का मतलब ये है कि आप जब स्पीड गेन करोगे तो आप फॉरवर्ड जाओगे, तो आपका टी जो है वो ग्रेटर हो जाएगा आर से। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है उसमें दोनों क्वांटिटीज हैं कि दोनों बैलेंस हो गए और टी ग्रेटर है आर से, तो इसलिए सी हमारा राइट आंसर होगा। हाँ, आर एयर रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारी स्पीड देखो गेन हो रही है। स्पीड गेन करने का मतलब ये स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है। तो जब आपकी स्पीड इंक्रीज होती है तो एयर रेजिस्टेंस एक लिमिटेड टाइम तक हमें जो है वो कर पाती है रेजिस्ट इक्वली। फिर जब हम स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं तो इसका मतलब है हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस हमें हमेशा बैलेंस करती रहेगी तो हम कभी भी आगे मूव नहीं करेंगे। वो तब आपके पास इक्वल होती है जब आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 भी इजी है। आपके पास मास गिवन है, आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट कर रही होगी? क्वेश्चन एक बार देख लो, बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग मिस्टेक कर लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी यहाँ पर? क्वेश्चन 20 होनी चाहिए। 20 होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो उसमें लिखा है पर्सन जस्ट सपोर्ट्स अ मास। उसने सिर्फ सपोर्ट किया हुआ है मास को। सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही, ए। क्योंकि उसने सिर्फ सपोर्ट किया है, ना वो उसे पुल कर रहा है ना वो उसे पुश कर रहा है। अगर यहाँ लिखा होता ना पुल द मास ऑफ, इसका मतलब है कि ये ऊपर जा रहा होता तो हमारी फोर्स ग्रेटर होती। इसका मतलब है इसने सिर्फ सपोर्ट करके रखा है। जिस तरह आप बैग को होल्ड करते हो अपने शोल्डर पे, तो बैग का वेट और आपकी शोल्डर की अपवर्ड फोर्स वो बैलेंस करके रखती है बैग को। बैग ना ऊपर जाता है ना बैग नीचे जाता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में बैलेंस होता है आपका बैग। तो सेम यहाँ पे कंडीशन है कि उसने सपोर्ट किया हुआ है। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इसका वेट और जो रोप की टेंशन की फोर्स है वो बैलेंस होगी। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे सपोर्ट का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट का मतलब ये है कि इसने यहाँ से फोर्स अप्लाई की हुई है और यहाँ पर जो है वो ये रिएक्शन फोर्स है, ये बॉडी का वेट है। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि ये ब्लॉक अपनी जगह पर फिक्स पोजीशन में है। सर 200 नहीं होगा? अहं, देखो आप पता है क्या मिस्टेक कर रहे हो? आप जो है ना वो वेट कैलकुलेट कर रहे हो। अब इसमें ना यही प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस में कि हम ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो सर उनका वेट भी तो फोर्स ही है। बिल्कुल सही है, लेकिन मैन भी तो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर मैन फोर्स अप्लाई नहीं करता तो ये ब्लॉक आपके पास ग्राउंड पे होता। ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास अब ब्लॉक का वेट जो था वो 200 न्यूटन है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि इसका वेट नहीं है। इसका वेट 200 न्यूटन है। लेकिन क्वेश्चन में आप पहली लाइन एक बार पढ़ो, अ पर्सन जस्ट सपोर्ट्स अ मास ऑफ 20 kg। इसका मतलब ये कि मैन जो फोर्स लगा रहा है वो भी कितनी लगा रहा है? वो भी 200 को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। उसने सिर्फ उसको सपोर्ट किया हुआ है। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि ना ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है बॉडी के वेट को जो है वो मैन की फोर्स ने सपोर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, अगर वो 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है फिर ये मास ऊपर जाना शुरू हो जाता? हाँ, अगर उसकी फोर्स आपके पास ग्रेटर होती तो वो ऊपर की तरफ चले जाती। ठीक है। और अगर आपके पास उसकी फोर्स लेस होती, अगर क्वेश्चन में लिखा होता ना पुल्स, तो पुल का मतलब ये जी। होता है कि आप ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। सही। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं इन क्वेश्चंस में। दिखने में तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन बस ये थोड़ा बहुत आप चीजों को अब क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। अब ये भी टुवर्ड्स द सेंटर वाला क्वेश्चन है, ये भी आप चेक कर लेना। अच्छा, वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, ये भी सेंटर वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ रिजल्टेंट वाले क्वेश्चंस थे वो करवाने थे। अभी हमारे पास हैं 15 मिनट, तो अब हम वो रिजल्टेंट वाले कर लेते हैं, ये जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल तो बहुत सारे देख लिए। अब इसमें कि टू फोर्सेस एक्टिंग एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये आपको मिल जाएगी उसमें ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। जो हम डे वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं आंसर स्कीम के साथ सेंड कर देता हूँ। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेना।
ठीक है, कल वाली मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जिन्होंने बाद में ग्रुप ज्वाइन किया है तो वो आपको दोबारा मिल जाएगी। अच्छा, इसमें आपके पास नॉर्मली आप देखो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे तो अब आपके पास 90 डिग्री वाले केसेस आएंगे, ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन है न्यू में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक जर्नल आइडिया के लिए आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। अच्छा, इसको अगर आपने सॉल्व करना हो ना, तो इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। आप हॉरिजॉन्टल टेबल पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखो, मतलब आप शार्पनर या रेजर को रखो टेबल पर, और आप एट अ टाइम उस पे दो फोर्सेस अप्लाई करो, ठीक है। मतलब एक हाथ से आप उस पे फोर्स अप्लाई करो इस डायरेक्शन में, और उसी सेम टाइम पे अगर आप फोर्स अप्लाई करके देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि आपके पास वो शार्पनर या रेजर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ना वो कंप्लीटली इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ना वो कंप्लीटली इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस आपके पास जो इनका साइज है उसके अकॉर्डिंगली इक्वल है, ठीक है। इसमें ये होता है कि साइज से भी हम उसका आइडिया लगाते हैं फोर्स कौन सी ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर दोनों का साइज आपके पास सेम है, तो मतलब एट अ टाइम दो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई कर रही है मैग्नीट्यूड वाइज। तो आपका डी आंसर जो है वो रिजल्टेंट का होगा, ठीक है, क्लियर है। वैसे सिंपल था, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कोई एंगल वगैरह मेंशन नहीं होता। अच्छा, ये भी कांस्टेंट स्पीड वाला केस है, इसका भी आंसर जरा जल्दी से देख लो क्या हो सकता है। अच्छा, टेबल पर, अच्छा देखो टेबल पर अगर आप कर रहे हो ना, तो आप इसको सिंपल ऐसे कर लो, आप इस डायरेक्शन से कंसिडर कर लो। जल्दी। आप एक हैंड से इस पे फोर्स अप्लाई करो ऊपर की तरफ से, और एक साइड से आप पुश करो उसको इस डायरेक्शन में, तो आपको ऑटोमेटिक जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो ये मिलेगी। हमेशा डायगनल होती है वैसे रिजल्टेंट ना, हमारे पास जो केसेस अब इन्वॉल्व होंगे ना वो 90 डिग्रीज वाले होंगे, तो उसमें हमेशा डायगनल होगी। तो इसमें भी आपके पास ये जो F1 और F2 वाला केस था, इसमें भी आपके पास डायगनल होती है, ठीक है, क्योंकि आप देखो फोर्स जा रही है राइट पर, मतलब राइट हैंड साइड पर मोस्टली पार्ट है ये और ये, तो इसका मतलब है इसी रीजन में रिजल्टेंट होगा, तो बिल्कुल इसके डायगोनल ड्रॉ कर दो, सिंपल। अच्छा, इसमें आपने बताया डी। सर बी बी। अच्छा, बी, ठीक है। अब इसमें आपके पास स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये कि फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास इक्वल होगी पुशिंग फोर्स के, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और बाकी आगे इसमें देखते हैं और रिजल्टेंट फोर्स के अगर क्वेश्चंस मिलते हैं। अच्छा, ये वाला रिपीट हो गया 45, ठीक है, ये बाय मिस्टेक काइनेमेटिक्स का ऐड हो गया था, ये हमने कल सॉल्व किया था, ठीक है, तो आप वहां से भी देख लेना। इसको भी देख लो, मास से रिलेटेड है वैसे, लेकिन फोर्सेस भी इन्वॉल्व है, तो इसे भी आप चेक कर लो। सी, इन्होंने कहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास बीम बैलेंस में, और डायग्राम में आप देखो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट बैलेंस है एक दूसरे के साथ। अब वो कह रहे हैं विच नीड टू बी सेम, क्या सेम होना चाहिए, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, मोमेंट्स अबाउट द पाइवट, नॉट बी द सर सेम, बी सॉरी सॉरी सॉरी, बी। उन्होंने कहा है नॉट बी द सेम। तो मास तो आपके पास दोनों का सेम होगा, क्योंकि बिल्कुल बैलेंस होने का मतलब ये दोनों का मास सेम है, ठीक है। और मोमेंट भी सेम होता है, क्योंकि हम बीम बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास सेंटर ऑफ मास से हम पेन को हैंग करते हैं। और इसका मतलब ये है कि ए भी पॉसिबल नहीं है, बी भी पॉसिबल नहीं है, और वेट भी बैलेंस होगा, डी भी पॉसिबल नहीं है, तो सी। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वो आपको दिख भी रहा है, ठीक है, शेप चेंज हो सकती है, लेकिन मास आपके पास सेम आपके पास बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह आप कॉटन की एग्जांपल लो और एक टिन कैन की एग्जांपल लो, तो कॉटन जाहिर सी बात है आपके पास वॉल्यूम में ज्यादा होगी, टिन आपके पास थोड़ा हैवी होता है, तो वो शेप में बिल्कुल अलग होगा, तो सी राइट आंसर होगा। ये भी बाय मिस्टेक रिपीट हो गया, प्रोपेलर। ये जो रिपीट हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि पास पेपर में भी ये रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो जब ये फाइल आपको सेंड कर दूंगा, तो जो आपको रिपीटेड नजर आ रहा है उसका मतलब है वो पास पेपर में भी रिपीट हुए हुए क्वेश्चन। और रिजल्टेंट फोर्स वाला भी देख लेते हैं।
अच्छा एक ये वाला भी देख लो, इसमें भी रिजल्टेंट फोर्स की दी है आपको डायरेक्शन। डी। बी। और कोई बी आंसर? बी एक बी नहीं, बल्कि और सी, सॉरी, सी सी। सी। अच्छा इसमें आप ये देखो कि आपके पास यहाँ पर जो है वो, वैसे तो ये डिफरेंट एंगल वाला केस है, इतने ज्यादा इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम देख रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है। तो अच्छा आपके पास देखो डी आपने बताया। अब डी में प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले आप बिल्कुल अगर इसके डायगोनल ड्रॉ करो तो बिल्कुल इसका डायगोनल देखो, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों सेम मैग्नीट्यूड में अप्लाई हो रही है। ठीक है, ऐसा ही है। दोनों की लेंथ सेम होने का मतलब ये होता है कि दोनों की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड अप्लाई हो रही है। तो आप बिल्कुल इसके सेंटर में डायगोनल ड्रॉ करोगे, आप चाहो तो ना इसको डी से मेजर कर लो और बिल्कुल उसके सेंटर में डायगोनल ड्रॉ कर दो। ठीक है, सबसे सिंपल काम, बिल्कुल इसके सेंटर में डायगोनल ड्रॉ कर दो। तो डी पर तो नहीं आ पाएगा क्योंकि डी हमारे पास थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, और सी और बी में से होगा। ठीक है, वैसे आंसर स्कीम में जिसका आंसर है वो बी है, क्योंकि बी इसके ऑलमोस्ट सेंटर में जा रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन भी थोड़ी सी वाइड है इसमें क्योंकि एक्स बहुत ज्यादा लेफ्ट पर है और वाई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो आप इसको डी से मेजर करके बिल्कुल एक्यूरेट एंगल मार्क कर सकते हो, बिल्कुल ये मैंने सेंटर। इसलिए था बिकॉज आई थॉट कि एक्स और वाई क्योंकि सेम है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल। तो इसलिए आई थी कि उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। नहीं नहीं नहीं, देखो रिजल्टेंट में जो है ना वो मैग्नीट्यूड आपके पास जरूरी नहीं है सेम हो, आपके पास डायरेक्शन हमने बेसिकली उसमें फाइंड करनी होती है। तो इनका रिजल्टेंट आपके पास जरूरी नहीं है सेम हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक्स जो है वो बहुत वाइड एंगल पर जाकर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास फर्स्ट केस था उसमें फिर भी क्लोज क्लोज थे, लेकिन इसमें एक्स बहुत वाइड एंगल पर चला गया वाई के कंपैरिजन में। तो इस वजह से आपके पास जरूरी नहीं है कि डी का मैग्नीट्यूड सेम हो। बिल्कुल ठीक है, आपने अपने कॉन्सेप्ट से उसको ठीक कंसिडर किया, लेकिन डी की आप डायरेक्शन देखो वो वाई के बहुत क्लोज है और डी जो है वो वाई और एक्स से बहुत ग्रेटर चला गया। ठीक है, अगर आप इसकी लेंथ मेजर करो तो आपको यहाँ से भी दिख रहा है ये वाई से बहुत ग्रेटर हो गई इसकी लेंथ, तो इसलिए भी डी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें दो तीन क्वेश्चन और भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्टेंट से रिलेटेड। बस ये खत्म कर रहे हैं, बस दो तीन क्वेश्चन और हैं, वो देख लो, बाकी ये थियोरेटिकल तो फ्रिक्शन वाले हैं, आप खुद देख लेना। एक ये वाला है और एक क्वेश्चन इसमें और आएगा इस तरह का, ये एक देख लो क्वेश्चन। इसमें आप देखो आपके पास वैल्यूज गिवन है, फोर्स है आपके पास 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एक्टिंग एज शोन इन द डायग्राम, विच डायग्राम मे बी यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। अब इसमें आपने रिजल्टेंट बताना है। अभी हमने देखा कि रिजल्टेंट हम किस तरह से फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि सेंटर में जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है उससे हम इसके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो आपके पास अनइक्वल फोर्स है, तो अब आपका रिजल्टेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन ए होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दोनों फोर्स ये राइट पर और अपवर्ड जा रही है तो डायगोनल होगी। सी में प्रॉब्लम ये कि सी में उन्होंने रिजल्टेंट को टुवर्ड्स ओरिजिन कर दिया, तो सी पॉसिबल नहीं है, ए पॉसिबल होगा। और इसी तरह एक क्वेश्चन इसमें और था। सर, अगर उसने हेड टू टेल मेथड ना भी पूछा हो और अगर हेड टू टेल मेथड में सही बना हो, टेल हम्म, मेथड यूज करेंगे। हाँ वो ये रहा, वो भी क्वेश्चन है, वो स्पेसिफिक करके पूछता था कि कंफ्यूजन ना हो कि करना क्या है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन तो ज्यादा दे नहीं सकते। और इसमें एक विच डायग्राम करेक्टली शो द एडिशन। अब देखो जब एडिशन की बात हो रही है ना, तो एडिशन हमेशा हेड टू टेल रूल से होता है। आपको पता है कि एडिशन के लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो हेड टू टेल रूल है। और हेड टू टेल रूल का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं, इसको टिप टू टेल भी कहते हैं, वरना हेड टू टेल भी आप मेंशन कर सकते हो, हेड टू टेल या सर, टिप इसका टू ए टेल। होगा। हाँ, अब इसमें देखो एक 4 और 3 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 4 आपके पास यहाँ पर दी है, तो 4 का ये हेड हो गया और इसके साथ 3 की टेल होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये बैकवर्ड जो पॉइंटेड होता है इसको हम टेल कंसीडर करते हैं, और जो एरो साइड होती है वो हेड। ठीक है, तो आप देखो इसमें सब जगह पर ए और बी में बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, हेड टू टेल। ठीक है, क्योंकि एरो इस साइड पर है तो हेड यहाँ पर है, और टेल जो है वो 3 न्यूटन की है। सी और डी में देखो, सी और डी में आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि सी और डी में कॉम्बिनेशन ही गलत बन रहा है। दोनों की टेल कंबाइन है, और यहाँ पर जो है वो दोनों का हेड कंबाइन है। तो डी और सी तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ए और बी में से आपके पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट आपने बनाना है। आपके पास जब दो वेक्टर्स होते हैं, लेट्स सपोज एक वेक्टर आपके पास ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा। अब आपको पता है ए और बी को ऐड करना है, तो हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। ये हमारा ए वेक्टर आ गया हेड, और ये हमारा बी वेक्टर आ गया टेल के साथ। अब जो रिजल्टेंट ड्रॉ करनी है ना, अब आपके पास रिजल्टेंट आपको पता है कि 4 और 3। ठीक है, तो 4 से लेकर आपने 3 तक को ऐड किया है, तो रिजल्टेंट भी आपके पास 4 से 3 तक को शो करना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो अब आप देखो ए और बी में सिर्फ इतना डिफरेंस है डायरेक्शन का। तो हमने क्योंकि 4 का हेड लिया था, तो इसका मतलब है हमने 4 से स्टार्ट करके 3 पर एंड किया है। तो रिजल्टेंट आपके पास आंसर होगा ए। ठीक है, सर अगर एडिशन वाले में ऐसे होते तो फिर मुझे वो डायगोनल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। अच्छा देखो, रिजल्टेंट फाइंड करना अलग होता है, एडिशन अलग होता है। इसमें क्या करना था, हमारे पास देखो दो वेक्टर्स इस तरह से गिवन थे। ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, इनको कंबाइन करना है। इसमें हमने खुद कंबाइन करना होता है। तो इसमें कंबाइन करने का मतलब ये है कि आप इन दोनों को ऐड करो, तो जब ऐड किया जाता है तो इन्हें हेड टू टेल रूल से ऐड किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, और उसके बाद फिर आप रिजल्टेंट जो बनाते हो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर तक ड्रॉ करते हो। ठीक है, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें था रिजल्टेंट। उसमें ये होता है कि आपके पास फोर्सेस की डायरेक्शन पहले से गिवन है। इसकी तो हमने निकाली है, रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। इसमें देखो वो रिजल्टेंट आपके पास वो दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट है। यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट पर एट अ टाइम दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। ये एक ऑब्जेक्ट पे दो डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही होती है एट अ टाइम। तो इसमें ये बताना होता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा। जिस तरह सर्कुलर मोशन में मल्टीपल फोर्सेस होती हैं और उसमें रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट के क्वेश्चंस होते हैं इसमें ये होता है कि फोर्स आपके पास दो डिफरेंट डायरेक्शंस में अप्लाई होती हैं, और आपने ये बताना होता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उसमें आपके पास डायगोनल होता है केस। लेकिन अगर वो कहते हैं ना एडिशन, तो एडिशन का मतलब ये होता है उन्होंने बस आपको दो वेक्टर दे दिए, आप उनको ऐड करो, और ऐड करके रिजल्टेंट निकालने का मतलब ये होता है कि जब हम उन्हें कंबाइन करेंगे हेड टू टेल, तो जो फाइनल फोर्स होगी ना रिजल्टेंट, वो कितनी होगी। क्या न्यूमेरिकल होगा? में तो न्यूमेरिकल में तो हम ऐड कर लेते हैं प्लस माइनस करके, लेकिन डायरेक्शन में हम कैसे करते हैं, डायरेक्शन में हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करके करते हैं। ठीक है, सर तो ये जो डायगोनल वाला है इसमें, ओके वो समझ आ गई, थैंक हाँ। यू। इसमें जो डायगोनल वाला है हम्म, इसमें अगर हमारे पास फोर्स बड़ी हो ज्यादा और एक छोटी हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं उसमें बस ये होगा कि पड़ता। डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट तो हमारे पास डायगनली जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओके, हाँ। यानी मैग्नीट्यूड चेंज पर डायरेक्शन वुड मैग्नीट्यूड बी द सेम। डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि रिजल्टेंट में वो ज्यादातर डायरेक्शन ही पूछते हैं, और अब तो ये टॉपिक भी बस 90 डिग्री तक रह गया, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मल डायगोनल वाले मिलेंगे। ठीक है।